अस्सलाम वालेकुम। ठीक, कल वाला क्वेश्चन ओपन करें, पेज वाला, जल्दी से जल्दी से। हो गया था सवाल, उसको शायद थोड़ा सा चेंज करूँगा। हाँ हाँ, वो तो कर लेंगे। मैं ज़रा पेज वाला क्वेश्चन पहले ओपन करके फुली डेप्रीशिएटेड को ज़रा जल्दी से एक बार डिस्कस कर लूँ। इसमें शायद थोड़ा सा चेंज भी करूँ मैं मज़ीद। ओके जी, एसेट अकाउंट, एसेट का नाम था व्हीकल, व्हीकल अकाउंट, accumulated depreciation account, यकम जनवरी 2007 पर ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 600 रुपये। सारे एसेट्स की, एसेट अकाउंट के अंदर सारे व्हीकल्स की कॉस्ट आ रही है 600। यकम जनवरी 2007 पर इन सब की वही लाइन लग गई। इन सब की एक्यूमुलेशन कितनी है? 345। ठीक है जी। फिर सवाल ने बताया फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ एसेट्स। उसमें से हमें एक एसेट नज़र आया जो हमने ख़रीदा था यकम जुलाई 2002 को। सवाल सारा पढ़ लिया, ठीक है। यकम जुलाई 2002 वाला जो एसेट है उसके साथ स्टार लगा लें, वो ख़तरनाक एसेट है। ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि 5 साल लाइफ वाला एसेट है और हमारा साल जो करंट इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वो 2007 है। इसमें आकर इसकी लाइफ पूरी हो जानी है, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूजन जो आपको होता है उसी को दूर करने के लिए सवाल करवा रहा हूँ। फुली डेप्रिशिएट होने का मतलब ये नहीं है कि फिर वो आज के बाद डिस्पोजल हो जाएगा, जैसे ही फुली डेप्रिशिएट हुआ डिस्पोज हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन रोकना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल फुली डेप्रिशिएट हो रहा है 2007 में नंबर 1 एसेट, तो उसको स्टार लगा लें, देखते हैं उसको कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। 600 में से 150 ऐसे एसेट से रिलेट कर रहा है जो इस साल में फुली डेप्रिशिएट हो रहा है। ओके, डन। उसके बाद ये बाकी होगी डेट तो ठीक निकली थी, उसमें कोई मसला नहीं था। अब आ जाए जी, लाइफ ऑफ ऑल एसेट्स 5 ईयर, यहीं से पता लगा था। एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, अगर लिखना चाहो यहाँ पे मिसिंग है 31 दिसंबर 7 लिख सकते हो। एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड बहरहाल अमाउंटेड टू 90,000 एज ऑन यकम मार्च 7। जी एंट्री बोलें, एडिशन की एंट्री बोलें। एसेट डेबिट 1/3/2007, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और डिस्पोजल मैंने आपको बताया था वो अगले साल में है। अच्छा, इस डिस्पोजल को ना शायद मैं बदलूं भी सही। मैं तो चाह रहा हूँ अगले साल में भी ये ना बिके। मैं चाह रहा हूँ अगले साल में ये वाला ना बिके,
कोई और बिके, ताकि जब तक ना बिके ये बात समझ आए आपको, ठीक है। या इसको बेचना भी है तो फिर 1 साल और का अकाउंट बना दूंगा मैं आपको, इसको मैं मजीद तीसरे साल पे ले जाकर बेचूंगा, इस साल में तो मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा बहरहाल, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे चेंज करना है। फिलहाल तो इस साल में फुली डेप्रीशिएट होना है एक एसेट, तो एक एसेट बिका है जो इस साल में नहीं बिका, तो ये तो जान छूट गई ना, इस साल की तो फिलहाल जान छूट गई है, ठीक है, सही है ना। चले अब वर्किंग शुरू करते हैं बाकी की। 31 दिसंबर 7 पर कैरी डाउन बैलेंस मैं पहले ही लिख रहा हूं, कितना, क्यों मैंने 150 को इसमें से माइनस नहीं किया, फुल्ली डेप्रीशिएट हुआ है, डिस्पोज नहीं हुआ। वो पहला लेक्चर कितने बच्चों ने घर जाकर देखा था, वो जुमला जो मैंने लिखवाया था, ये बात लिखी हुई थी कि हम अगर इसको चौथा साल, वो 3 साल वाला एसेट था गालिबन, हमने कहा था इसको अगर चौथा साल इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको मजीद डेप्रीशिएट नहीं करेंगे, मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने एक अंदाज़ा लगाया था कि हमारा एसेट अगले 5 साल चलेगा, तीसरे साल के एंड पे जाके हमने कहा था नहीं 5 साल और चलेगा। चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग सीखी हुई है आपने, तो अगर यूजफुल लाइफ जो आपने एक बार सोची है उसके एंड पे एसेट ने खत्म ही हो जाना है, तो फिर चेंज इन एस्टीमेट का तो एस्टीमेट था, तो हम 5वें साल हमने नियत की थी 5 साल बाद इस एसेट को चेंज कर लेंगे। अब 5 साल एसेट चला, 5वें साल का एंड हुआ, एसेट बेहतरीन खड़ा है। अब हमारा डेप्रीसिएशन के हिसाब से तो फुली डेप्रीशिएट हो गया। अब क्या करें, बेहतरीन चलता हुआ एसेट निकाल के बाहर फेंक दे, नया लेकर आए, क्यों जी फुली डेप्रीशिएट हो गया। और भाई चल रहा है, चलने दो, उसकी कॉस्ट में पड़ी रहने दो, उसकी एक्यूमुलेशन में पड़ी रहने दो, उसकी WDV नील है, उसकी WDV नील है, बात समझिए, ठीक है। उसकी ये मैंने वहां पर यही बात शायद की भी थी। फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट का मतलब ही क्या होता है, फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट को अगर मैं डिफाइन करूं इक्वेशन की फॉर्म में, तो फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट वो होगा जिसकी कॉस्ट बराबर होगी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि जिसकी WDV बराबर होगी 0। ये है फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट। तो पड़ा रहे कॉस्ट में, कॉस्ट को पड़ा रहने दो, डेप्शन में डेप्शन को पड़ा रहने दो, जब तक चलता है चलाओ, खामखा जरूर खर्चा करना है, ठीक है। तो यही बात यहां पर अब अप्लाई करते हैं। ये क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग 690 है, हालांकि ये बात अभी आप निगेट करेंगे, मैंने डेप्रीसिएशन निकालनी थी ना, डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 2007, ये असल में बात कल क्विकली एंड पे हुई थी, इसलिए यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। 5-7 मिनट की ही बात थी, कल अगर और होता टाइम तो। बहरहाल मैंने कहा था तसल्ली से इसको बढ़ाएंगे सवाल को मजीद जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने, उसके बाद 31 दिसंबर 2007 पे मैं क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा, ठीक है। तो जब मैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करने गया, वर्किंग नंबर 1 जो किया करते थे हम, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, तो यहां पे हमने सबसे पहले लिखा ऑन ओपनिंग, और वो पुराना पहला लेक्चर याद आया जब पहली बार एसेट का अकाउंट बनाया था और अगले साल पे लेकर गए थे बैलेंसेस को, तो मैंने एक जुमला लिखवाया था, तब से काम आया जा रहा है, सारी जिंदगी काम आता रहेगा। यहां पर हम सिर्फ वो एसेट्स लेते हैं जिनको जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे, ठीक है। इस बात से तो शायद आप फिर यहाँ से निकालने पर तैयार ना होते, लेकिन साथ ही एक और बात भी लिखवाई थी कि यहाँ पर हम कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखो उस एसेट को जो 1 जुलाई 2 को आया था, तो 30 जून 3, 30 जून 4, 30 जून 5, 30 जून 6 और 30 जून 7। भाई हमारा साल 1 जनवरी 7 से शुरू होकर 31 दिसंबर 7 तक चलना है, लेकिन एक एसेट ऐसा है जो 30 जून 7 पर फुल्ली डेप्रीशिएट हो जाना है। तो फुल्ली डेप्रीशिएट का मतलब क्या है, जिसकी कॉस्ट उसकी एक्यूमुलेशन के बराबर हो जानी है, ठीक है, यानी जिसकी WDV 0 हो जानी है। मिसाल के तौर पे 100 रुपए का एसेट था, जब हमने इसको मिसाल ले लेते हैं, 1 जनवरी 2002 31
दिसंबर 2002 काम हो गया। अब पूरी पिक्चर ताकि सामने आ जाए, उसके बाद बस फिर शॉर्टकट तो है ही ज़िंदगी में हमारे जी। यहाँ पर 100 रुपये का एसेट आया, पहले साल के एंड पे अज्यूम कर रहे हैं 5 साल लाइफ है ना, अब क्या अज्यूम करना, वो सब कुछ सामने ही आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने इसको 100 लिख दिया था, अब इसको ही 150 कह लेते हैं, चलो 150 ही है ना जी। अगर इसकी लाइफ 5 साल है तो डिवाइड बाय 5 करो, डिवाइड बाय 5 करो, 31 साल की डेफिनेशन बनती है। लेकिन पहले साल में तो सिर्फ कितने महीने चलेगा, 6 महीने, ठीक है। तो पहले साल के एंड पे कितना डेप्रिशिएट होगा, -15। दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे। ये डेट्स गलत हुई हैं शायद, कब खरीदा था हमने, सही सही है यहाँ पे 1 जुलाई 2002 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ओके। उसके बाद 30, उसके बाद 30, और फिर यहाँ पे ये मैंने वो साल आपके सामने बनाया था, ये 30 जून 2007 पे ये एसिड बिकना है। तो देखो ना, देखो अगर आप यहाँ से एक्सक्लूड ना करो, ओपनिंग में से एक्सक्लूड ना करो तो फ्रैक्शन नहीं लगेगा। बोलो बोलो, मैं अगर ओपनिंग में 600 में 150 पड़ा, इसको पड़ा रहने दूं और रेट लगा दूं, ठीक है, तो कितनी डेप्शन चार्ज हो जाएगी इस पे, 30 चार्ज हो जाएगी ना। आप जरा टोटल करो टोटल करो, एसेट 150 का, डेप्रीसिएशन, ऐसे कैसी बात कर दी आप लोगों ने, हैं क्या नेगेटिव एसिड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एसिड इन अकाउंटिंग। नेगेटिव एसिड नहीं हो सकता। मैंने आपको कल एक मिसाल दी थी कि 1 जग पानी है, उसमें से आप 1 जग पानी ही निकाल सकते हैं ना। एक 150 की चीज है, मैक्सिमम 150 ही उसमें से निकल सकता है, उसकी वैल्यू लूज हो सकती है, इससे कम तो जा ही नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम थी। अगर कोई एसेट हमारे साल के दौरान फुली डेप्रीशिएट हो रहा हो तो फिर उसको भी लाइक डिस्पोजल ओपनिंग में से अलग करना पड़ता है। अगर उसको पड़ा रहने दें तो उससे पूरा साल डेप्रीशिएशन हो जाएगी, जो कि गलत है। अब बात समझ गए हो। तो सिर्फ यहां पर जैसे हमने ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, डिस्पोजल क्यों एक्सक्लूड किया करते थे, ताकि वो पूरा साल डेप्रीशिएट ना हो। अब वो तो एसिड ही निकल कर चला जाता था ना, इसलिए एक ही बार बेचारा आता था, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, लेकिन ये भी तो वही है, ये भी तो पूरा साल, भाई पूरा साल इस्तेमाल भी होना है, पूरा साल हमारे पास रहना भी है, लेकिन डेप्रीसिएशन पूरा साल नहीं कर सकते ना, उसकी जितनी वैल्यू होती वो तो सारी लूज हो जानी है। तो नेगेटिव एसिड कैसे हो सकता है, नेगेटिव एसिड तो आज तक कभी सुना था, जिंदगी में कभी सुनोगे भी नहीं, नेगेटिव एसिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट, ये अब आपका फॉर्मूला आज पूरा हुआ है। ओपनिंग ऑन ओपनिंग एसेट वाला फॉर्मूला आपका आज पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट था आपके लिए, ठीक है। अब इसका इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी। बताइए मेथड कौन सा था, स्ट्रेट लाइन था ना। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 600 माइनस, लिख लूं ओपनिंग कॉस्ट, ये काम चलेगा, चल रहे हैं, कुछ शक्लें बनी हुई। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस उसी तरह से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट्स, ये एफडी मतलब फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट, ठीक है जी, इनटू रेट, ठीक है। अब बताओ ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है, 600। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है नहीं कोई डिस्पोजल, ओके। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ 150, ठीक है, इनटू, हाँ वो 5 इयर्स को डिवाइड बाय 1/5 करवा दिया था, 20% कर ले, ठीक है, अगर आदत पड़ी हुई है, वरना डिवाइड बाय 5 भी कर ले, आंसर तो वही होना है जी, 90 की डेप्रीसिएशन। उसके बाद ऑन एडिशन जी, कितना है एडिशन,
90 का रेट 20% कितने मंथ्स 10/12 आंसर इज 15। उसके बाद है ऑन डिस्पोजल, तरतीब नहीं छेड़ रहा, और डिस्पोजल कोई है नहीं तो इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं है। उसके बाद ऑन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, अलग जो किया डिस्पोजल की तरह से। अब ये तो नहीं कि बिल्कुल डेप्रिशिएट ही ना करें, 6 महीने तो इस साल में भी डेप्रिशिएट करना है ना, तब भी जाकर फुल्ली डेप्रिशिएट होगा। ये 15 तो माइनस होगा तो 150 के बराबर पहुंचेगा ना, तो ये 6 महीने की डेप्शन तो चार्ज करो। तो हमने कहा जी ये 150 को ही उठाकर ले आए, यहाँ पर ऐसे ही लाते थे डिस्पोजल को भी, इंटू 20% इंटू, हाँ ये हद है, इससे आगे इसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। 15, ठीक है। टोटल बता दें 120 क्या है डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसकी एंट्री क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, दिमाग में कर लो आप, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना आ गया आंसर 465। ठीक है। इधर देखो इस 690 में शामिल है इंक्लूड्स 150, ऐसे ही है, नहीं निकाला मैंने, ये मतलब नहीं था कि डिस्पोज हो जाता है, पड़ा है पड़ा रहने दो। ये सिर्फ इस वर्किंग में अलग क्यों किया, ताकि ये पूरा साल डेप्रीशिएट ना हो, ठीक है। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं इस 465 में भी शामिल है, इधर देखो इधर देखो, शामिल है इंक्लूड्स, क्या शामिल होगा 150 ही होगा, 150 ही होगा। सुनो इधर, पहले साल के एंड पे 15, फिर 30, कितना हो गया एक्यूमुलेशन 31 दिसंबर 3 का जो आएगा कितना हो गया 45, 31 दिसंबर 4 पे यही बैलेंस आएगा, बोलते जाओ बोलते जाओ 75, फिर 31 दिसंबर 5 पे मजीद 30 बढ़ेगा, फिर 31 दिसंबर 6 पे मजीद 30 बढ़ेगा, और फिर 31 दिसंबर 7 की शाम को ये 15 भी ऐड होकर कितना बन चुका है, इस क्लोजिंग में पूरा 150 है। तो ये इंक्लूड्स 150 कॉस्ट, और ये जो इंक्लूडेड है 150 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसीलिए तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्रेडिट नहीं किया एसेट अकाउंट में से, पड़ा है डेप्शन, उसकी डेप्शन के अंदर पड़ी हुई है। अब इधर देखो, जब अगले दिन 1 जनवरी 2008 पे ये ब्रॉड डाउन हुआ, जब ये ब्रॉड डाउन हुआ तो 690 का 690 ब्रॉड डाउन हुआ नहीं, ये कौन है नो सर वाला, कौन है सोया हुआ अभी तक, बेटा ये कैरी डाउन 690 तो ब्रॉड डाउन क्या 680 कर लें, 690 ही होगा ना। और बोलो जाग रहे हो, सो गए थे बीच में आंखें खुली रख के ट्रक ड्राइवरों की तरह, हाँ जी 690 ये 465 ही ब्रॉड डाउन 465। इसका मतलब ये है कि ये एसिड अगर अगले साल भी पड़ा रहे, अगर क्या इसको पड़ा रहने दें आप, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि इस सवाल में चेंज करूँ, मैं इस एसिड को जाकर बेचूं 2009 में, 2008 में इसको बेचना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। तो आओ आगे, और यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है एसिड्स एडिशन, एसिड हैविंग कॉस्ट ऑफ 150 ऑन 1 जुलाई 2 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 9 कर लो इसको, बस 31 मार्च 2008 को क्या कर लो 2009, और नीचे रिक्वायरमेंट में 2009 को ऐड कर लो, ताकि पूरी कहानी आज समझ आ जाए बस। फिर अब इससे बाहर फिर अब पेपर कहाँ तक लेके जाएगा, इस बात को पता हो, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका, ठीक है जी। ओके जी, अब इस साल में सवाल ने कोई एडिशन बताया, साल में कोई एडिशन नहीं है। डिस्पोजल भी मैं अगले साल 2009 में ले गया हूं, तो कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो जो ओपनिंग था वो ही क्लोजिंग जी 690 ही है अभी तक, ठीक है। अब यहां पर आए, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करनी है 31 दिसंबर
2008 की, तो वर्किंग 1 को ही कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये फिगर आ जाएगी 31 दिसंबर 2008 का क्लोजिंग बैलेंस में निकाल लूं। अब जो मैं डेप्रिसिएशन निकालने गया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। अब जो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने लगा तो यहां पर मैंने लिखा ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ये तो पूरा फॉर्मूला ही यही है, एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स, ठीक है। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है? 690। कोई ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है? कोई ओपनिंग कॉस्ट, इस तरह तो फुली डेप्रिशिएटेड भी नहीं है, जीरो। जीरो नहीं, जीरो नहीं। कितने बच्चे श्योर हैं कि जीरो नहीं? कितने बच्चे अनश्योर हैं कि ये क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आई, हम सोए हुए थे, सवाल नहीं समझ आया। इधर देखें, मैंने आपको कहा 31 नवंबर 7 की शाम को 690 में 150 पड़ा है, हमने तो नहीं उसको क्रेडिट किया एसेट अकाउंट को कि वो निकल गया और डिस्पोज हो गया हो, पड़ा है। और यकम जनवरी 8 को भी वो पड़ा है, आज भी 690 ओपनिंग में वो शामिल है। क्लोजिंग में शामिल था तो अगले साल ओपनिंग में शामिल ही है ना, वहां पे भी जाके लिखूं अब, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये गोल दायरा लगा के यही तीर यहां पे, ठीक है। तो इस 690 में, इस 690 में अभी भी 150 पड़ा है, ये अगले 10 साल पड़ा रहे, इस मनहूस को अगले 10 साल तक हमें माइनस करना पड़ेगा हर साल, जब तक इसको हम डिस्पोज ना कर दें, जब तक इसको हम, मनहूस ऐसे नहीं है तो बड़ा गुड लक एसेट है, चले जा रहा है, हालांकि हमारा अंदाजा 5 साल चलेगा, चाइना की चीज ही कभी कभी चंगी निकल आती, ठीक है, चले जा रहा है, ओके, इनटू। अच्छा, ये चाइना को चाइना कहने में जो मजा है ना, क्यों चिश्ती साहब? ओके जी, 108। नेक्स्ट, इधर देखें, अब इंपॉर्टेंट बात, कोई एडिशन है नहीं, सवाल भी ऐसा ही था। कोई डिस्पोजल इस साल में नहीं, कोई फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है, सही, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है, लेकिन ऑन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट कोई डेप्रिसिएशन होगी नहीं, उसपे तो जो डेप्रिसिएशन थी मैक्सिमम भी वो पिछले साल में चार्ज हो गई, कहानी खत्म, कहानी फिनिश हो गई है। अब बनने ना लग जाना मच्छरों की तरह, फिनिश हो गए जी। एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 जी, टोटल 1573, ओके। अभी तक इंक्लूड्स, निकले ही नहीं, अभी तक इंक्लूड्स 150। जब तक एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे, अक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, डिस्पोजल वाले पहले 2 स्टेप, तब तक इसने जान को नहीं छोड़नी, ये इधर ही पड़ा रहेगा, इसको हर बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो साल आ गया है जिसमें हमने इसको बेचना है। अब 4 वाले का फुली डेप्रिसिएटेड वाला साल ना हो कहीं, 31 दिसंबर 4, 5, 6, 7, शुक्र है आखिरी दिन तक है, छोड़ो इसको इग्नोर करो, ठीक है ना। सही है, 9 में जाके होगा ना, नहीं, हो 31 दिसंबर 4, 5, 6, 7, चलो कोई नहीं, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, खैर है, कोई नहीं, अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी, बट मैं ही चाहता मुझे ये काम ना करना पड़ता, कोई बात नहीं, नहीं बस वो फिर बस सही है ना, सही है, अच्छा फिर देख लेते हैं जी क्या हुआ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये कुछ बच्चे मेरे साथ मिलकर क्या बातें कर रहे हैं, आपको जो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये सुने, ये सब बच्चे कह रहे हैं कि जो 1 जनवरी 4 को एसेट खरीदे थे, सबकी जो 5 साल लाइफ है, तो 31 दिसंबर 4, 31 दिसंबर 5, 31 दिसंबर 6, 31 दिसंबर 7, 31 दिसंबर 8, यहाँ पे इसकी जिंदगी उनकी पूरी खत्म हो गई है, फुल्ली डेप्रिशिएट हो गए हैं। तो जरा इनको भी अलहदा कर लें। मजा तब आता जब ये
यकम जनवरी 4 की बजाय ऐसे यकम फरवरी यकम मार्च होता तो 2-3 महीने हमारी अगली वर्किंग में भी आते, लेकिन अब मैं उसको छेड़ नहीं रहा, वरना जो बच्चे कल आए थे आज नहीं आए, उनके सवाल में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छोड़ें, बस ऐसे ही रहने देते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 की वर्किंग यहाँ पे कर लेंगे और शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहला काम, यकम जनवरी 2009 पे हम क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाया करते हैं। अगर ये अकेला एसेट होता ना, सिर्फ यही एसेट पड़ा होता, तो वहाँ पे 150 आ रहा था, यहाँ पर भी 150 आ रहा था, कोई डेप्रिसिएशन आना ही रुक जाती। ये तो बाकी एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे थे। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं अब इसी डिस्पोजल की। इतना आसान होगा ये डिस्पोजल, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट डिस्पोज हो रहा है ना। ठीक है, तो मैं कोई वर्किंग नहीं करने जा रहा। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोजल अकाउंट बना दूं साथ या जनरल एंट्री कर दूं? डिस्पोजल अकाउंट, चलें यहां बना लें। ये डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, 150 से क्रेडिट, 150 से डेबिट। यहां पे हमने लिखा डिस्पोजल, यहां पे लिखा वेहाइकली। ओके जी, किस दिन 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009, साल के पहले दिन भी भेज देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, सही है, बस वो पुराना सवाल ऐसी डेट लिखी हुई थी तो उसी को ऐसे ही रहने दिया था। अच्छा जी, 150, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, वी विल डेबिट द, और वर्किंग करेंगे, सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन निकालेंगे। और भाई अभी तो पता है इस एसेट के बारे में, तो याद है हमें इतने, ये तो फुली डेप्रिशिएटेड है ना, तो जो कॉस्ट है वही इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। यहाँ नीचे लिखा भी था, यहाँ पे लिखा था फुली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है, जिसकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर हो। तो स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। तो फिर एक बात याद रखना, अगर कोई एसेट फुली डेप्रिशिएटेड हो और उस पर हमें 1 रुपया भी मिल जाए बेचने पर, तो वो 1 रुपया भी गेन है। हमारी किताबों में सादा सी बात है, हमारी किताबों में एक चीज की वैल्यू है 0, मैंने यही और ये भी तो लिखा था ना, और बुक वैल्यू WDV इज इक्वल टू 0। हमारे हिसाब से एक चीज की वैल्यू होगी कोई नहीं, और कोई बंदा उस पर 1 रुपया भी दे देगा, तो वो एक भी क्या है, गेन है। ठीक है, बहरहाल ये आपको नजर आ रहा है, एक्यूमुलेशन और कॉस्ट बराबर हैं। ठीक है, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट बिकने जा रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश जी फॉर, वो तो डबल हो जाए, 70,000 का कोई ले गया, ये जरा ज्यादा है वैसे, चलो ठीक है। अब क्या होता, सवाल है क्या हो सकता है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ये देखो 70,000 कैश आया, तो बैलेंसिंग फिगर भी 70,000 गेन है। ठीक है, क्यों बोले क्यों? फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है, हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू ही कोई नहीं, कोई 70 दे के ले गया तो वो 70 का 70 हमें नफा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर चली गई 70। ये भी वही डेट्स हैं, सेम ही। ठीक है, ले निकल गया। अब इस 690 में से अब निकला है 150। देखो इस साल में नहीं निकला था, साल में। तो फुली डेप्रिशिएट का मतलब ये कतन नहीं होगा कि हमने बेच भी दिया है। ओके ओके। और ये 150 इसमें भी पड़ा रहा था, इधर भी पड़ा रहा, यहां भी पड़ा रहा, यहां भी पड़ा रहा, यहां भी पड़ा था, अब निकला है। ठीक है, जब तक डिस्पोज नहीं करोगे उस एसेट की रिलेटेड कॉस्ट, उसकी डेप्रिसिएशन, ये दोनों जगह पे मौजूद रहेगी। ठीक है, चलें अब बात आ गई डेप्रिसिएशन की। और कोई एडिशन तो नहीं है ना? तो 31 दिसंबर 2009 पे क्लोजिंग बैलेंस सब कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा? हाँ, अब जाकर कम हुआ, ये 540 पे आया। ठीक है, 31 दिसंबर 2009 पे क्लोजिंग बैलेंस
तो फिर पहले बताओ ना, कह रहा हूं पहले कैलकुलेट क्यों किया तुमने? हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? 31 नंबर 9 की डेफिनेशन किसने कैलकुलेट करनी है? मैंने क्यों करनी है? वर्किंग वन कॉन्टिन्यूटी रखो, ठीक है? मेरा तो पेपर पास है। डेफिनेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 नंबर 9 प्लीज। मुकम्मल फॉर्मूला ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स एंड फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट्स। तो अब याद हो गया ये फॉर्मूला, मुकम्मल फॉर्मूला, ठीक है जी। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट्स इनटू रेट। आप कहोगे यहाँ पे WDV आएगी अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हो जाए। एक बात याद रखना, टेक्निकली स्पीकिंग फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले एसेट पे अप्लाई नहीं होता। टेक्निकली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ। क्यों? आप जो मर्जी कर लो, रिड्यूसिंग बैलेंस एसेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एसेट को डेफिसिट कर रहे हो, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो एक चीज़ जीरो हो ही नहीं सकती, तो ये कॉन्सेप्ट तो फिर उस पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन खुदा ना खास्ता सवाल में वो कहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और जी हो गया फुली डेप्रीशिएट, मान जाना फिर, ठीक है? उसको ये मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ आपसे कि टेक्निकली स्ट्रेट लाइन मेथड पर ही सिर्फ अप्लाई हो सकता है। अब हो सकता है ना WDV तो 5वें साल के एंड पे निकल आती थी ना, जो हमने रेजल्ट वैल्यू रखी होती थी उसके बराबर। हो सकता है उस दिन को वो कह दे फुली डेप्रीशिएटेड, तो उससे परेशान ना होना, कहना हाँ ठीक है आप कह रहे हो फुली डेप्रीशिएटेड तो फुली डेप्रीशिएटेड। अभी मिसाल के तौर पे 100 वाला एसेट हम डेप्रीशिएट करते आते थे 20, 80, 20 और 60 और फिर 20, 40। मिसाल के तौर पे हम कहते थे जी यही है WDV और यही रेजिडुअल वैल्यू थी, मिसाल कह रहा हूँ। तो वो मैंने प्रूफ किया था WDV के बराबर आ जाया करता था एंड पे, ये रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाती WDV, ठीक है ना? हो सकता है वो उस वक्त को कह दे जी अब फुली डेप्रीशिएटेड है तो उसको मान लेना, पर वैसे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किस पे होता है? स्ट्रेट लाइन। चले बहरहाल छोड़े, ऐसे ही पता नहीं कहाँ पे बात किधर चली गई, कहाँ से चली थी, कहाँ को निकल गई, ये बड़ा मसला है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स 690। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, आज है डिस्पोजल, जीरो नहीं है। 690 में 150 पड़ा है, क्यों निकालना है? फ्रैक्शन ना लग जाए, पूरा साल ना डेप्रीशिएट हो जाए, यहां से तो निकालो। तो आज ये 2 साल तक ये इस नाम से, 2 साल तक इस नाम से माइनस होता रहा ओपनिंग से, आज इस नाम से माइनस हो रहा है। और इधर जाने वालों की जगह नए लोग संभाल लिया करते हैं, ठीक है? इंसान को लगता है कि निज़ाम मेरी वजह से चल रहा है, नहीं, निज़ाम अल्लाह चला रहे होते हैं। तो देखो इसने अपनी थां छोड़ी, थां मीन्स जगह, जगह पठानो, ठीक है? क्या कहते हो पश्तो में जगह को? यस, ये ओके, सुनो सुनो सुनो, इस 150 ने अपनी थां, अपनी अपनी जगह छोड़ी तो नए वाले आ गए। कौन से वाले? वो 250 वाले, वो पिछले साल के एंड पे फुल्ली। हमने इधर ये उसने अपनी जे छोड़ दी यहाँ पे और तुम अब आ रहे हो। बताओ जे किसको कहते हैं? खड़े हो जाओ ना जरा, खड़े हो जाओ, ये टाइम है तुम्हारे आने का। बताओ जे किसको कहते हैं? ट्रैफिक ब्लॉक। बैठ जाओ, जे जगह को कहते हैं। ओके जी, साथ साथ बता रहा हूँ। ओके 150, ये तो अब डिस्पोजल हो गया। 250 वाला क्यों? 31 दिसंबर पिछले साल के एंड में फुली डेप्रीशिएट हो गए थे, तो इंटू 20%, ओनली 58, ठीक है? शायद एक बचा 90 वाला जो नया आया था और एक सिर्फ बच गया ये 200 वाला एसेट जो डेप्रीशिएट हो रहा है, बाकी तो अब हो नहीं रहे जी। उसके बाद इधर देखें, ऑन एडिशन, कोई एडिशन है नहीं। ऑन डिस्पोजल, इधर देखो, देखो डिस्पोजल तो है, और लिख दो, लिखने दो प्लीज प्लीज। डिस्पोजल तो है, डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन रेट भी अवेलेबल है, लेकिन क्यों? ये इस साल में कुछ डेप्रिशिएट नहीं हुआ। लिखना चाहो
तो ये वाली बात यहाँ पे भी लिख सकते हो। पहले ये फुली डेप्रीशिएटेड था, पड़ा हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन डेप्रीसिएशन के मंथ्स नहीं अवेलेबल थे। ठीक है, तो 0/, ठीक है। आगे आ जाओ, नवा पहाड़ुआ आ गया है, मीन्स के न्यू कैटल आ गया है ऑन फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट 250 इंटू, हाँ जी, कितने महीने इस साल? ये भी 0/12 है। यही कह रहा था कि मज़ा तो तब आता कि इसकी डेट ऑफ परचेज ही सिर्फ लिखी होती है ऐसे। असल में ना आप फिर ओपनिंग चेक करने लग जाओगे, क्योंकि आपको वो सिखाया हुआ है। मैं डेट बदलूँ ना तो कल कोई न्यूटन आएगा, एक आइंस्टाइन आएगा, कहेंगे ये जो आपने डेट बदलाई है इस वजह से तो ओपनिंग 345 ही नहीं निकलता, तो उसको इसलिए मैं चेंज ही नहीं किया उसको, ये 0/12 ही लिख दो जी। काश के मैं ये चेंज कर सकता हूँ, करें चेंज करते हैं प्लीज। बस ये ना करना कि ओपनिंग कैलकुलेट करने बैठ जाना, ओपनिंग डेफिनेशन कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है। सवाल मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 4 लिखा हुआ है ना, उसको बस बदल के कर लो 1 फरवरी या 1 मार्च। क्या करना है? 1 मार्च, ओके डन। जो 250 के परचेज ऑन 1 जनवरी 4 लिखा हुआ है ना, ऐसे आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ, सवाल भी खुद बदल रहे हो, बैठे हो, इतना पता हो आपको हर चीज का, ठीक है। तो 1 मार्च 2004 कर लिया सवाल को भाई साहब। ये चेंज करके ऑनलाइन वालों को चेंज वाला ये अपलोड करना है, ठीक है। चेंज हो गया, अब सॉफ्ट में मौजूद है उसके पास, ठीक है जी। 1 ये डेट ऑफ डिस्पोजल भी बदली है, नोट किया था आपने, तीसरे साल में ले गए, ठीक है। किसी से पूछ लेना ना भाई, ठीक है, ओके जी। हाँ बेटा कर लेना, तुम कर लेना, ठीक है। अगली बार मैं बताऊंगा, मुझे बताना फिर क्या हुआ। अगली बार इसी क्लास में बैठ के बताना क्या हुआ जी। ओके सुनो, अब चूंकि वो 1 मार्च को खरीदा था, तो फिर 31 अगस्त तक 8-10 महीने चला था पहले साल में, ठीक है। फिर 2005 में पूरा साल चला, 2006 में पूरा साल चला, 2007 में पूरा साल चला, 2008 में पूरा साल चला, और 2009 में भी 2 महीने चलेगा, जनवरी और फरवरी। तो ये मैं असल में करना चाह रहा था 2/12 जी। 8 कर लो, 8.3 है ना, 8 कर लो, हैं कोई बात नहीं बेटा, बाकी आप रख लो जी। हाँ बहुत हंसी आई तुम्हें किसी ने मिन्नत किया सो तुम। 66 क्लोजिंग 489 नोट करें और ओपन करें। अब एक्रूवल वाला सवाल देखता हूँ, उसको करवाना है या रहन दें। बैड डाउटफुल डेट नहीं शुरू करने। नहीं जी, अब फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट को अल्लाह ने आप पे खोल दिया, ठीक है। अब आप बड़ी तसल्ली से इसका ट्रीटमेंट देख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो क्वेश्चन 2 रहते हैं अभी फाइनल अकाउंट के डिस्कस होने वाले, वो अभी तक हुए हैं आपसे या नहीं हुए? और फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन के 18 और 22, इसके अलावा कोई रहता तो नहीं है उसमें? देख लो, एक आधा रहता था, वो मैंने टेस्ट में दे दिया था, उसमें कोई मसला तो नहीं है। अब तैयार रहना ज़हनी तौर पे। अब असेसमेंट 2 जो आपकी है वो 31 दिसंबर नहीं बल्कि उससे भी आगे तक जो पढ़ा होगा वो आपका टेस्ट करूंगा मैं, और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है वो। नहीं, परसों वाले में तो बस होगा सिर्फ फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन ही हो सकता है, कुछ एक्रूवल डाल लेंगे थोड़ा सा, एक आधा सवाल मुनासिब सा, बस यही। टेस्ट में पता लगेगा ना क्या आया, पढ़े हुए में से ही आएगा, पढ़े हुए में से। ओके, क्वेश्चन ओपन कर लें भाई। मुझे क्वेश्चन ला दो रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में से, जामिल सबके लिए लेके आओ, बल्कि उसमें डेट्स मिसिंग थी जो कल कहा था, अब सबके लिए ले भी आओ, रखवाया हुआ उठा के ले आओ।
सबके लिए ले आओ जल्दी से, मुझे भी एक लाओ, जल्दी कर लो अब, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो कॉपी आपको देनी थी। ठीक है जी, ओपन करें जामिल ट्रेडर्स, ओपन करें, ज़रा सवाल की एडजस्टमेंट्स तो पढ़े ना। ये कोई नोट तो नहीं कर रहा? इसको नोट कर लें, क्योंकि ये ना ही सवाल हमारे पास है किताब में, ना ही ये सोल्यूशन है। तो जो सवाल आपके पास है ये असल में क्वेश्चन ही है किताब में से, वो ढूंढ लेना कौन से नंबर पे है। 55 है गालिबन, जो भी है उस ओरिजिनल के ऊपर जाके इसको बदल लो और सोल्यूशन लिख लो, आपकी मर्जी है, ताकि हैंड आउट गुमे ना। बहरहाल इसमें चेंजेस कौन कौन सी की हैं? एक तो जो ब्रेकअप दिया हुआ था उसमें मैंने डेट ऑफ परचेज सेकंड वाले की 1 जनवरी से बदल के 1 मार्च कर ली थी। ओपनिंग डेप्रिसिएशन चेक करने मत बैठ जाना, ओके? ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी चेंज, एक डिस्पोजल ऐड किया था, वो भी असल सवाल में नहीं है। और तीसरी चेंज, उस डिस्पोजल की इस सवाल के अंदर भी हमने डेट बढ़ा ली थी ताकि और अच्छे तरीके से ये बात समझ आ जाए। ठीक है, ओके। अब आ जाए इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन पे। रेक्टिफिकेशन एक्रूअल से रिलेटेड है, इसलिए रेक्टिफिकेशन करवा रहा हूँ। एक्रूअल प्रीपेमेंट्स में करवा चुका हूँ आपको। किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा, जामिल के अलावा किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो अगर आप अपना चैप्टर एक्रूअल प्रीपेमेंट्स वाला ओपन करें तो उसमें कोई 15 अदद एग्जाम्पल्स हैं। उनमें से किसी एक में भी मसला है तो बताएं। किसी एक में, कितने बच्चों ने 15 की 15 एग्जाम्पल्स की हैं? प्लीज, किसी एक बच्चे को भी मसला है तो बताएं। किसी एक एग्जाम्पल में भी नहीं है? हाँ बोलें, तब तक वो सवाल भी आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 15 तक किसी भी एग्जाम्पल में किसी को कोई मसला है तो पूछे। अच्छा, एग्जाम्पल 9 का नाम आया है, मैं 1 बाय 1 बोलता हूं, सुन लें बेटा। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 307 पे एग्जाम्पल 1 है। मैं वहां से शुरू कर रहा हूं, सब देखना शुरू करें। करते हुए लिखा होता है ना, अक्सर मिस ना हो जाए। एग्जाम्पल 1 में किसी को कोई मसला? एग्जाम्पल 2 में? एग्जाम्पल 3? एग्जाम्पल 3, मिस्टर अबसार एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन 1 फरवरी 2008। रेंट पर मंथ इज 500। अ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी 2008। आगे नहीं पढ़ना, सवाल का सलूशन नहीं देखना, ठीक है? हो सकता है को नोट कर रहा हो ना अभी, या करना हो, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया फिलहाल जी। अबसार साहब ने प्रॉपर्टी रेंट पे एक्वायर की है। कब एक्वायर की है या दी है प्रॉपर्टी? एक्सपेंस की बात हो रही है, इनकम की। एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन 1 फरवरी 2008। और रेंट एक्सपेंस अकाउंट 31 दिसंबर 8 का बनाना है, तो यहाँ पे अपना साल लिख लेते हैं, 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008। ठीक है, अच्छा। अब वैसे मुझे ये बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? और एक साल अगर 4 हिस्सों में कर दिया जाए, 1/4 को 1 क्वार्टर भी कहते हैं, ठीक है? तो एक साल में कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर। और हर क्वार्टर में 3 महीने, ठीक है? तो हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ये ध्यान में रखना है। वो कहता है अब सारे एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन 1 फरवरी। अब 4 क्वार्टर्स होते हैं साल के अंदर, ठीक है? और हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है? और आते ज़रा लंबी हो जाती है दिसंबर में आकर, ठंड भी बड़ी हो जाती है, काम कुम को नहीं होते, इसलिए ज़रा वेला टाइम है, इसलिए साल बढ़ गया। ओके जनवरी में थोड़ा अरसा ज़्यादा है। अच्छा जी, 1 फरवरी 8 में, 1 फरवरी 8 पे दुकान ले ली किराए पे, चुप कर जा चिश्ती। रेंट पर मंथ इज 500। अगली बात, आगे अरेंजमेंट है,
पर मंथ रेंट तो आ गया 500, आगे अरेंजमेंट है, अ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड। आगे नहीं पढ़ो। क्वार्टरली पेमेंट का मतलब है कि 3 महीनों की पेमेंट इकट्ठी की जाती है, क्वार्टरली। एनुअल भी हो सकती है, 6 मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। तो सवाल बताएगा, ठीक है भाई, सवाल बांटना शुरू कर दें, ठीक है। तो एक सवाल मुझे भी दे दीजिएगा फिर। ये पेमेंट क्वार्टरली हो रही है हमारे सवाल में, यानी हर साल 3 महीने की पेमेंट, हर 3 महीने की पेमेंट इकट्ठी की जाती है, ठीक है भाई। ये है तो पूरा ना एंड से मिटा मिटा सा लग रहा है, चेक करो किसी किताब से बैठ के, कोई लफ्ज़ तो नहीं मिसिंग। ओके जी, आप छोड़ें इसको, आपने ये नहीं देखना अभी, तवज्जो इधर रखें। क्वार्टरली पेमेंट होनी है, क्वार्टरली पेमेंट होनी है। ओके, 500 पर मंथ है तो क्वार्टर का 1500। ये तो हो गई अगली बात कि 1500 किराया 3 महीने का इकट्ठा पे होगा। अब यहां पर भी 2 अरेंजमेंट्स हैं, सुनो गौर से। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस कोई सा भी एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो रेंट एक्सपेंस है, 2 सूरतें हो सकती हैं। आप उसको एडवांस में पे करो, आप उसको करो, ठीक है, एक्सपेंस है ना। अब 1 फरवरी को आपने ये प्रॉपर्टी, ये शॉप एक्वायर कर ली, ठीक है, और वो कह रहा है क्वार्टरली रेंट पे होता है, यानी 3 महीने का 1500 रेंट पे होता है इन एडवांस, ठीक है, इज टू बी मेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम। ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी 8 ना भी लिख रहा तो हमने तो यही, हमें वैसे ही पता होना चाहिए था कि अगर एडवांस में है और क्वार्टरली है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के 3 महीनों का किराया फरवरी में, फिर मई, जून, जुलाई का किराया 1 मई को, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों का किराया 1 अगस्त को, फिर नवंबर, दिसंबर और अगले साल जनवरी का भी किराया आज ही रिसीव हो जाएगा, इसी साल में रिसीव हो जाएगा। और वो किस दिन? 1 नवंबर। ठीक है जी, उम्मीद है बात तो समझ आ गई होगी, फिर भी क्विकली इस अकाउंट को बना ही लेते हैं, बात तो सारी हो गई। ठीक है, अब रेंट एक्सपेंस का अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस कह लेता हूं वैसे ही आपको समझाने के लिए। सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग प्रीपेड है, बोलो ओपनिंग प्रीपेड है? नहीं। ओपनिंग पेबल है कुछ? नहीं। तो स्टेप 1 लिख लिया, था कुछ भी नहीं, ना ही ओपनिंग प्रीपेड था ना ही ओपनिंग पेबल था। स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। एक आधा ऐसी चलवा दो। वी विल रिकॉर्ड कैश, एंट्री बोलो कैश, रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश। मैंने आपको कहा था इनकम समझाते हुए कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं सोचना डायरेक्ट, कैश को सोचो, कैश को सोचो। एक्सपेंस है तो कैश क्रेडिट होगा, एक्सपेंस का लेजर डेबिट, और इनकम होगी तो दरवाजा भी थोड़ी देर खोलो, इनकम होगी तो कैश डेबिट, तो इनकम का लेजर क्रेडिट। ठीक है, तो ये कैश लिख लिया करो ताकि फिर बाद में सवाल सारे का सारा सही होता है। एक्सपेंस के वो प्रॉफिट एंड लॉस फिगर तो एंड पे निकाल लेंगे, बैलेंसिंग। ठीक है, अब स्टेप 1 वी विल रिकॉर्ड ओपनिंग, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। ठीक है, अब ये पेड है, ठीक है, तो एंट्री बन गई हमारे सामने है। तो पहली पेमेंट 1 फरवरी 8 पे है, दूसरी 1 मई 8 पे है, तीसरी 1 अगस्त 8 पे है, चौथी 1 नवंबर 8 पे। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बोला करता हूं, लेकिन अभी मैं क्विकली करवा रहा हूं, ये काम काफी तफसील से करवा चुका हूं। ये तीनों ही पेमेंट्स 1500 की थी। ठीक है, तो स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। ठीक है, 1 जनवरी 8 पर कोई ओपनिंग नहीं था, प्रीपेड ना ही कोई पेबल। ठीक हो गया, सही है, ओके। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, और रिकॉर्ड करते हुए कैश पेमेंट पीरियड चेक नहीं किया करते थे। स्टेप 3 वी विल पकड़ द लास्ट पेमेंट, ये लास्ट पेमेंट पकड़ के वी विल चेक इट्स औकात, और उसने औकात क्या बताई है? जनवरी तक की पेमेंट है, लिखा हुआ था नवंबर दिसंबर जनवरी, लिखा इस तरह से नहीं हुआ था, अब तो हमने खुद ही कैलकुलेट किया पर ये सारा। ठीक है, तो 1 महीना जनवरी वाला हमने आज ही पे कर दिया है, जनवरी तो अभी आया नहीं, तो वो पेमेंट जो हमारे साल से आगे निकल जाए वो क्लोजिंग में
एसेट है, हमारे पास एक राइट है टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। तो 31 दिसंबर 8 पर क्लोजिंग प्रीपेड है। कितना अच्छा तरीका सीख लें पहले। 1500 गिवन है ना, अच्छा वो तो 500 ही गिवन है, चलो 1500 मुश्किल है, तरीका सीखते रहे ना, ताकि एडजस्टमेंट में तो ये 500 थोड़ी दिया होगा। 1500 गिवन हुआ करेगा, कहेगा क्वार्टरली है डिवाइडेड बाय 3। 3000 दे के कहेगा 6 मंथली है डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 12000 दे कहेगा एनुअल है डिवाइडेड बाय 12। पर मंथ निकालोगे फिर देखोगे कितने महीने प्रीपेड है या एक्रूड है, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया करेगा, ठीक है जी। 500 वैसे ये गिवन। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग में पेबल नहीं है, प्रीपेड आया है, ओके जी। बैलेंसिंग फिगर विल बी जी, कितनी है बैलेंस? 5500। तो भाई 5500 ही बनता था, 11 महीने दुकान किराए पे लिए रखी, 11 महीने में हर महीने का एक्सपेंस अगर 500 है तो 11 महीने का 5500, और ठीक है ना जी। 3 सही है बेटा। 4 ये शायद जिक्र भी किया था खुद ही। 5 आपको होमवर्क में दिया था। 5 6 7 बोल दीजिएगा, कोई मसला हो तो 5 6 7, ताकि ये कंक्लूड हो, परे जान छूटे, और मंडे को सुकून से तसल्ली से नया टॉपिक शुरू करेंगे, बैड डाउटफुल डेट। और वो 4 से 5 दिन में, वैसे तो मेरी तरफ से तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर अगेन सवाल करते हैं, फिर और सवाल करते हैं, फिर और सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट आ जाता है, उसमें कुछ हो जाता है, तो करते कराते कोई 4 से 5 दिन 6 दिन भी लग जाया करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। एंड में ज़रूरत पड़ी तो 1-2 संडे ऑन कर लेंगे, इसी 31 के अंदर अंदर रहते रहते। पढ़ाई में तेज़ी नहीं करनी, पढ़ते हुए कंजूसी नहीं करनी, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ा तो दे लेंगे, ओके। या आपको कह रहे हैं, फेरवान को नहीं कहता, वो ठीक जा रहे हैं, आप लोग ठीक नहीं जा रहे थोड़े से, ओके जी 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 जी। 5 6 7 मिसबा रेंटेड आउट 3 ऑफिसेज इन हिज प्लाजा फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 25,000 ईच ऑन यकम मार्च 15। इसमें सिर्फ जो है ना, मैंने कैलकुलेशन की गड़बड़ें की हुई हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके अंदर मुश्किल करके दी थी। बहरहाल लेजर तो बना बनाया मिल ही गया। ये मिटा दूं ना, ये तो सोल्यूशन तो सारे हुए पड़े। पहले बताओ, मिसबा वाले सवाल में 15 का अकाउंट बनाना है, 31 दिसंबर 15 पे, तो यकम जनवरी 15 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 31 दिसंबर 15। ओके सुने अब, Misbah rented out 3 offices in his plaza for a monthly rental of 25,000 each। आगे ना पढ़े, 3 प्लाजा उसने रेंट पे दिए हैं, हर एक प्लाजे का माहाना किराया 25,000 है। तो यहीं पे सोच लो, अगर एक का किराया 25,000 है तो 3 का कितना होगा? 75। और अगर एक का किराया 25,000 एक महीने का है तो 12 महीने का कितना होगा? तो ये टोटल फिगर निकालनी थी ना हमने, ठीक है। तो मंथली निकाल लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अगर 2 हैं, एक का किराया 25 है तो 2 का किराया कितना बना? 50। 3 का किराया कितना बना? 75। 75 पर मंथ ज़हन में रख लो, ठीक है, लिख लो बल्कि यहीं पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 ईच को अंडरलाइन करो, 25,000 ईच को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख लो इंटू 3 इज इक्वल टू 75,000 पर मंथ। 75,000। ये क्यों मैंने इकट्ठा कर दिया? 3 प्लाजाज है ना, 3 दुकानें हैं ना प्लाजा के अंदर, तो इन तीनों के बारे में इकट्ठी इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो हमने सारी वर्किंग इकट्ठी ही करनी है, ठीक है। करें शुरू। स्टेप 1 वी विल रिकॉर्ड ओपनिंग। है कोई नहीं, फाइनल अकाउंट में पहुंचने दें, आएंगे यहाँ पे भी, ओपनिंग्स भी आया करेंगे, टेस्ट में भी हो सकता है आ जाए। ओके, खुद कैलकुलेट करना पड़ जाए, हो सकता है होने को कुछ भी हो सकता है। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश।
एक्सपेंस है, इनकम है? मिसबा ने अपनी दुकानें किराए पे दी हैं, तो इनकम को तो कभी भी नहीं सोचना हमने सोचना है कैश को। तो एक्सपेंस के केस में कैश क्रेडिट हुआ करता है, इनकम के केस में कैश डेबिट होता है। तो फिर एंट्री पूरी बोलें आप, एक कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कभी गलती नहीं होगी फिर, ठीक है। अब आगे डेट्स लिखते रहेंगे, फिर एक बार लिख लिया कैश पता लग गया, और दूसरी तरफ बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी तरफ ही आनी है, वो बाद में लिख लेंगे एंड पे, ठीक है। करें शुरू, चल अब पढ़ते हैं। 75,000 मंथली किराया है तीनों का इकट्ठा, 75,000 मंथली किराया है तीनों का इकट्ठा, ठीक है। यकम मार्च को उसने दुकानें किराए पे दी हैं। ही रिसीव्स क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मार्च 15। अच्छा जी, किस दिन उसने? यकम मार्च को। तो यकम मार्च और 2 मार्च हो एक ही बात है ना, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है, ठीक है। क्वार्टरली रेंट है तो मतलब मार्च अप्रैल और मई का एडवांस में ले रहा है वो 2 मार्च को, ठीक है। कितना? 75। तो पर मंथ बनता है तीनों का, तो 75 इंटू 3। इसलिए मैंने कहा कि 3 और 3 दो दफा हैं तो कंफ्यूज ना हो। तो वहीं पे हमने 25 इंटू 3 कर लिया कि ये तीनों दुकानों का इकट्ठा किराया, पर है मंथली। अब वो रिसीव कर ले क्वार्टरली, तो ये 25 इंटू 75 इंटू 3 कितना बन गया? 225। ओके। उसके बाद अप्रैल, मार्च अप्रैल और मई का आ गया था, फिर जून जुलाई और अगस्त का। यकम को कह लो, अब यही ना कहना हर साल, अब 2 जुलाई को, फर्क कोई नहीं पड़ता वैसे, जो भी लिख लो। और अगेन कितना होगा? 225। जुलाई अगस्त सितंबर का हो गया, तो फिर जून जुलाई अगस्त का हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर का रिसीव करेगा। तो क्वार्टरली का मतलब ये नहीं है आपके कैलेंडर ईयर का क्वार्टर होगा, ये बात अब समझ आ गई। अपना साल बनाओ। क्वार्टर का मतलब कोई से भी 3 महीने हैं, वो कहीं से भी शुरू कर लो, बस एक बार शुरू हो गए तो उसके बाद फिर गिनते जाओ, ठीक है। तो यकम सितंबर पे फिर 225 सितंबर अक्टूबर नवंबर का था, और यकम दिसंबर पे ये भी 220, ठीक है। अब ये अभी पता लग गया आपको, प्रैक्टिस होगी ना थोड़ी सी, अभी पता लग रहा है कि क्लोजिंग में इनकम पहले ही रिसीव कर लिया, और वो पता नहीं शायद क्या बनेगा, देख लेते हैं उसको, तो देख लेते हैं। बहरहाल कैश रिकॉर्ड करते हैं। अब मैंने सारी बात कर दी है, कैश को 1 मिनट में आप रिकॉर्ड करवाओ। 2 मार्च 2015 जी, बोलो एंट्री, बोलो एंट्री, बोलो। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 225। फिर यकम जून 15 कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। फिर यकम सितंबर 15 कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। फिर यकम दिसंबर 15। खैर है ये तुम मेरी नकल उतार रहे हो कि तेजी से एंट्रीज बोल रहा हूँ, या वाकई तुमने घंटी की फायरिंग की लगाई हुई है बेशरम आदमी? ओके जी, सही है, ऐसे करना चाहिए था मुझे फौरन। ओके, आई विल नॉट सरेंडर, आई विल नेवर सरेंडर, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये लो, मैं लिखता ही कुछ नहीं हूँ। ओके डन। अब इनकम पेएबल नहीं हो सकती, इनकम प्रीपेड नहीं हो सकती। इनकम अगर हमने सर्विसेज दे ली हैं और इनकम हमने रिसीव नहीं की, तो वो रिसीवेबल है, एसेट हो सकता है। और अगर हमने पैसे एडवांस में रिसीव कर लिए हैं और अभी हमने सर्विसेज नहीं दी, तो वो लायबिलिटी होती है। तो ओपनिंग में एडवांस, क्लोजिंग में एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल। ओके जी, नेक्स्ट 2 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट वी विल रिकॉर्ड, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, और कैलकुलेट करना है तो आखिरी पेमेंट को पकड़ लेंगे और इसको चेक करेंगे। और इसने बताया कि मेरी जो औकात है ना, वो आपके साल से बस 2 महीने आगे चली गई है, बस थोड़ी सी हमें मामूली जनवरी और फरवरी अगला साल। ये क्या है, हमने अभी सर्विसेज नहीं दी और हमने पैसे रिसीव कर लिए हैं एजाज साहब,
तो क्लोजिंग में हमारे पास रिसीवेबल आ जाएगा, है ना? क्या ख्याल है? बोलने देना था ना उसको, बातें कर रहा था वो, 2 मिनट बोलने देते, अभी गलत जवाब पे फिर 15-20 मिनट पीछे खड़ा होता तुम लोग भी ना। ओके जी, क्लोजिंग में एडवांस बन रहा है, तो एडवांस, क्लोजिंग एडवांस कैसे निकलेगा? अब चाहे वो मंथली दिया हुआ जो भी है, छोड़ो इस बात को, क्वार्टरली पे चल रहे हैं ना, इसकी जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 225 है 3 मंथ्स का, डिवाइडेड बाय 3 तो पर मंथ आ गया, इनटू 2 जी। क्लोजिंग में कोई रिसीवेबल भी है? रिसीवेबल नहीं हो सकता है एक ही वक्त में 2 प्रॉपर्टीज रिसीवेबल हो, 2 प्रॉपर्टीज गारंटी एडवांस में हो सकता है, होने को तो हो सकता है जी। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस 700 जी। और नंबर ये कौन सा करवाया था? 7, 8, 9, अच्छा रुके, 8 में क्या है जरा ये तो देखते चले। कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये बात किसी ने नोट ही नहीं की, पता नहीं या हो गया था, समझ आ गई सबको। लोन टू एम्प्लॉइज और लिखा हुआ है डेबिट साइड पे बैलेंस, एम्प्लॉइज को लोन दिया गया है तो ये लायबिलिटी नहीं है, तो एसेट है। क्यों एसेट है? राइट टू रिसीव कैश भी हो सकता है, या उनको पैसे दे दिए हैं तो अब आगे वो मुफ्त में नौकरी करते रहेंगे, पैसे नहीं देंगे, अपना लोन एडजस्ट करवाएंगे, तो राइट टू रिसीव कैश भी हो सकता है, राइट टू रिसीव सर्विसेज भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये राइट है, ये लायबिलिटी नहीं है। सिर्फ लोन की लफ्ज को देख के पागलों की तरह ये लायबिलिटी की तरफ नहीं चल पड़ना, ठीक है? याद रहेगी ये बात। तो इस लोन टू एम्प्लॉइज को ब्रैकेट में लिखो जाकर, ये है राइट टू रिसीव कैश भी हो सकता है, इसलिए लिखो राइट टू रिसीव कैश स्लैश सर्विसेज इन फ्यूचर। एडवांस टू एम्प्लॉइज के नाम से भी ये सवालों में आया करेगा, आप बड़े होंगे तो एडवांस भी। कौन सी बातें ऐसी आए एजाज जो ये तुमसे कर रहा है राजू ने आज की? और समझ ही को नहीं आ रही पाए तो उसमें ना करो पंजाबी में। असल में ना बेचारे को इतने दिनों से वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो जिसका ये दिल करता है इसकी मिलती रहे। अब अगला पूरा हफ्ता आपने इधर खड़े रहना है चिश्ती साहब, हाँ पूरा। ओके सही है। लोन टू एम्प्लॉइज एक एसेट है। एसेट क्यों है? राइट टू रिसीव है, कैश भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है? ओके बैठ जाए यार। नंबर 9 क्या है इसमें भाई? बेटा ट्रायल में तो मैंने आपको कहा है कि सिर्फ पेड की फिगर आती है, इसका मतलब अगर रिसीव्ड की फिगर हो तो सवाल ही नहीं करोगे। मतलब कहने का रिसीव्ड या पेड की फिगर आती है। अभी तक आपकी जिंदगी में जो ट्रायल है ना, उसका मतलब ये होता है कि ये कैश डेबिट है, ये कैश डेबिट, ये कैश वाली अमाउंट है जो इनकम में क्रेडिट होगी, ठीक है? यही तो परेशानी है। रेंटल इनकम लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड लिखता तो आपको मसला क्या था? रेंटल इनकम लिखा हुआ है, अब आप परेशान हो, इनकम की फिगर तो प्रॉफिट लॉस में जाती है। तो अभी वो ट्रायल आपको पढ़ाया ही नहीं है जिसके अंदर एक्सपेंस की फिगर आ जाया करेगी। अगर अदर इंफॉर्मेशन कुछ बता दे
अगर अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी बता रही है जिससे पता लग रहा है क्लोजिंग में कोई इनकम जो है वो एडवांस में है या रिसीवेबल है, बातें मत करो भाई, तो इसका मतलब कि फिर वो पेड की फिगर थी, एक्सपेंस हमने निकालना। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ वसीम अकरम, रेंटल इनकम 315। वसीम अकरम हैज रेंटेड आउट अपर स्टोरी ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस ऑन यकम नवंबर 14 फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 35,000 एंड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रिक्वायर एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट फॉर ईच क्वार्टर बाय द टेनेंट। भाई ये ईयर एंड 30 जून है, थोड़ा ये ध्यान रखना था, देखा था आपने जी, ईयर एंड 30 जून है और उसने यकम, इस सवाल में पूरा मैं करवा दूँ ना, बात तो वही हो गई, ठीक है, बता रहा हूँ, चले सुने फिर। अब अगर यकम नवंबर को उसने मंथली रेंटल पर, ये पहले तो मंथली क्वार्टरली उसने रिसीव करना है, तो 35 इंटू 3 कर लो, नहीं ठीक है, नहीं ना कर लो ना भाई, अब ये ठीक नहीं है ना, 105,000, ठीक है, 1,05,000 टोटल बनता है क्वार्टरली। यकम नवंबर को उसने किराए पे दे दिया, अब क्वार्टरली रेंट रिसीव करना है और एडवांस में करना है, ठीक है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीनों का रेंट उसने यकम नवंबर को 105 रिसीव किया, कैश क्रेडिट 105, फिर जनवरी तक हो गया, फरवरी मार्च और अप्रैल, ये यकम फरवरी को यहाँ पे आ जाएगा, फिर अप्रैल तक हो गया, मई जून जुलाई, इन 3 महीने का यकम मई को कितना 105, ये 3 आ गए 105, बस 30 जून हो गया ईयर एंड, उसके बाद कोई पेमेंट तो हो नहीं सकती। अब हमने 105 को पकड़ा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, मैं तो मई जून और जुलाई का हूँ, हमने कहा भाई 30 जून तक ही हमारे पास आप रह सकते हैं, बाकी को हम क्या कहेंगे एडवांस, तो 1 महीने का एडवांस था, 105 3 महीने का है तो डिवाइड बाय 3 करके इंटू 1 कर लेना था, मुझे नहीं पता अब यहाँ पे क्या होगा, तो कह रहे हो ट्रीटमेंट और है वो तो 105 को मल्टीप्लाई बाय 3 तो करो, हाँ, तो फिर वही ट्रायल में तो, ये ट्रायल में तो पेड या रिसीव की फिगर ही होनी थी ना, तो देख लो वही पड़ी है। बहरहाल इसका सही तरीका पता है क्या था, सवाल करने का सही तरीका पता है क्या है, सुनो, सही तरीका करने का ये है कि 305 एक ही बार उठाकर लिख लेते, ये सारे अलग अलग ना लिखते, ये ट्रायल में इसलिए दिया हुआ है, ये सिखाने के लिए बात कि आपने यहाँ पर क्या लिखना था, क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक बार कैश, ठीक है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 305 इकट्ठा, फिर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए ये बात जो मैंने ज़बानी की, आपने कहना था अच्छा आखिरी क्वार्टर की पेमेंट हुई होगी यकम मई को, मई जून और जुलाई की, तो सिर्फ क्लोजिंग वाली फिगर लिखनी थी, ठीक है, तो 105 105 105 को यूं इकट्ठा इनसर्कल करो सोल्यूशन में, और उसके साथ इनसर्कल करो, काटना मत, सही है वो भी, इसको इनसर्कल करके लिखो, रिप्लेस दिस फिगर, रिप्लेस दीज विद 305,000, ओके 315,000, ठीक है, रिप्लेस दीज फिगर्स विद 315,000, ठीक हो गया, डन, सही है, और बाकी क्लोजिंग हमने फिर कैसे निकालना था वो अंग्रेजी पढ़ के, ओके, आगे बढ़े। नंबर, अगला सवाल काम था ना कराने देना, नंबर 10 में कोई मसला करवा दिया था शायद, ये तभी मसला नहीं है। 11 भाई किसी को मसला है तो पूछ ले बेटा, कोई मसला नहीं है, बता देता हूँ, खैर है, मैं सवाल करवा लूँगा, नो इशू, कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जाना आप लोगों ने, प्लीज, क्लियर है। 9 सही है, 10 सही है, 11 सही है, 12 में कोई मसला है, 13 में है, 14 में है, ये बताओ 15 में है, 15 में भी है, किसी एक में होना चाहिए ना, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए बस। 14 इंश्योरेंस, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल, ये हर जगह एक्सट्रैक्ट्स क्यों दिए गए थे, आपकी फाइनल अकाउंट की तैयारी थी, फाइनल अकाउंट में ट्रायल में एक्सट्रैक्ट, ट्रायल का एक्सट्रैक्ट नहीं, पूरा ट्रायल गिवन होगा, उसमें एक आधी ये फिगर होगी और अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर एडजस्टमेंट भी होगी, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ये जो बार बार ये एक्सट्रैक्ट्स इसीलिए आपसे बनवाए थे ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, इनकम स्टेटमेंट में क्या फिगर जाती है, बैलेंस शीट में क्या फिगर जाती है। पहले दिन बताया था आपको, इनकम स्टेटमेंट में तो ये इनकम स्टेटमेंट वाला आइटम ही जाएगा,
ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, याद रखिएगा जिंदगी के लिए, अब ये बात आगे काम आएगी, ठीक है। क्लोजिंग में अगर एसेट है तो एसेट्स में नजर आ जाएगा, करंट में बताया था। क्लोजिंग में लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में नजर आ जाएगा। ये एक्सपेंसेस के वक्त बताया था जब मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स बनवाए थे। इनकम में भी तो वही केस होना है। अगर इनकम क्लोजिंग में एसेट है तो करंट एसेट्स में दिखा देना, और अगर इनकम क्लोजिंग में लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, सही है। चलें ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आए तो ट्रायल में इंश्योरेंस एक्सपेंस का लफ्ज लिखा हुआ है। अब ये आपको बताया हुआ है, जब तक दूसरा ट्रायल में नहीं पढ़ाता आपके सामने तो वो ट्रायल है ही नहीं। तो आपको बस यही बात याद रखनी है कि ट्रायल में हमेशा पेमेंट की फिगर पड़ी होती है, रिसीट या पेमेंट, कैश की फिगर यूं कह लो, ट्रायल में हमेशा कैश की फिगर होती है, ठीक है। अच्छा, ट्रायल में नजर आ रहा है इंश्योरेंस 110, इसका मतलब ये 110 रुपये इंश्योरेंस की मद में पे हुए होंगे, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स 90 एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 टू 1 अप्रैल 2009। हम तो हैं 31 दिसंबर 2008 वाले साल में, ठीक है। अब हम क्या करें देख लेते हैं। मसला चल रहा है थोड़ी देर से तुम्हारे साथ, कोई साथ वाले समय। ओके, हमारा साल कौन सा है जी? 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 होगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, ठीक है जी। इंश्योरेंस इनकम FAR2 के लेवल पे भी नहीं है लफ्ज़, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल में जाके बनाना है, इसलिए इंश्योरेंस तो आपके लिए एक्सपेंस ही रहेगा। FAR1 में भी एक्सपेंस रहेगा, FAR2 में भी, फाइनल में जाके इनकम हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी की इनकम होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी के तो अकाउंट्स आपने बनाने नहीं है कैप लेवल तक। इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट अब बनने लगा है। बताएं कोई ओपनिंग है? पता नहीं, सवाल चुप है तो ओपनिंग एक्सपेंस है तो ओपनिंग प्रीपेड मैं कैसे कह लूँ है, ओपनिंग पेएबल मैं कैसे कह लूँ कि ये है। अगर होता तो ट्रायल में नज़र आता, ओपनिंग ट्रायल में। चलो देखते हैं। बहरहाल आगे कह रहा है वो, ओहो, ट्रायल में तो पेमेंट की फिगर होती है, हमें ये भी पता है। अब 1,10,000 जो नज़र आ गया है वो तो हमने पढ़ रखा है, क्या है इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड है, तो उसकी एंट्री बोलो। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 110 से, ठीक हो गया। अब गड़बड़, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाए और क्लोजिंग में कोई प्रीपेड है या पेबल है ये भी नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो अब अजीब सी एडजस्टमेंट थी, ये है अजीब एडजस्टमेंट। ये फाइनल अकाउंट की तैयारी ही है, ये अजीब एडजस्टमेंट्स ही होती है वहाँ पे भी, ठीक है। एक एडजस्टमेंट ही ऐसे होगी बस एक रूल की, तो हर तरह से तैयारी यहाँ पर हो जाती है बंदे की। वो कह रहा है जो इंश्योरेंस नज़र आ रही है, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स 90, इस 110 में शामिल है 90। वो 90 क्या है? एनुअल, अंडरलाइन करो, एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2008 से 12 महीने जब पूरे होंगे, 12 महीने कब पूरे होंगे जाकर 31 मार्च तक, ठीक है। उसने क्या लिखा हो? 1 अप्रैल 8 से 1 अप्रैल 9, एक ही बात है, ठीक है। हमारा साल तो यहाँ पे ख़त्म हो जाना है, लेकिन इसकी पेमेंट की जो अमाउंट है वो
जनवरी फरवरी मार्च तक चलेगी। इसको आप 31 मार्च कहो, यकम अप्रैल कहो, मैंने आपको बताया हुआ है, बात तो एक ही है। ठीक है। अब इस दिन ये 90 पे हुआ है और इस 90 की रेंज चेक करो तो वो हमारे साल से आगे जा रहा है। ठीक है। अभी मैं बाकी की तरफ आता हूं। अभी जो ट्रायल में आपको 110 नजर आ रहा है, उस 110 के आगे आपने यूं करके 2 शाखें लगा दी हैं। एक शाख पे 90 ये उल्लू बिठा दिया है, दूसरी शाख पे 20 बैलेंसिंग लिख दिया है। ये भी कोई उल्लू है, बस फिलहाल तो 90 का पता लगा है हमें कि 110 में 90 पड़ा है। अच्छा जी, पड़ा है। वो क्या है? सालाना इंश्योरेंस है, एनुअल। ठीक है। कब से कब तक की? अप्रैल से अगले अप्रैल तक की। ठीक है। तो अच्छा जी, ठीक है। इसका मतलब क्लोजिंग में कुछ प्रीपेड है या नहीं? क्लोजिंग में कुछ प्रीपेड है। कितना प्रीपेड है भाई? 3 महीने हैं प्रीपेड। क्या ख्याल है? जनवरी फरवरी मार्च है प्रीपेड, ये 3 महीने हैं प्रीपेड। अब पर मंथ भी तो निकले कहीं से। कैसे? वो कह रहा था 90 है एनुअल, तो फिर मंथली कितना होगा? जितना भी होगा इंटू 3 कर दें, 22 लो जी, इसकी तो बात हो गई। ठीक है, इसकी तो बात हो गई। अब ये क्या है, मैं चाहूंगा थोड़ी देर में शायद मैं एंट्री तोड़ के भी कर लूं, फिलहाल समझिएगा। असल में ना एक साइंस समझ लें, जिंदगी में काम आएगी, शायद किसी सवाल में भी काम आ जाए फाइनल अकाउंट के अंदर। नॉर्मली इंश्योरेंस वालों के लिए कहानी थोड़ी सी सुननी पड़ेगी ये बात समझने के लिए। इंश्योरेंस वालों का साल होता है अपना, ठीक है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है उनका साल शायद 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। बड़ी अहम कहानी है, सब तवज्जो से सुने। अब हमने बिजनेस शुरू किया, लेट्स से बिजनेस शुरू किया, नहीं छोड़ो, हो सकता है बिजनेस ही अभी शुरू किया, हो सकता है बिजनेस शुरू किया हुआ पहले से इंश्योरेंस अब लेने गए। हम पहले साल जब इंश्योरेंस लेने गए तो वो था 1 जनवरी 2008। हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा आप हमें इंश्योरेंस दे दें, 1 साल के पैसे ले लें, 1 साल के लिए इंश्योरेंस दे दें। उन्होंने कहा देखो भाई साहब, आप ये चाह रहे हो कि हम आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल की इंश्योरेंस दे दें? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर ये है। उन्होंने कहा भाई तू एक इंश्योरेंस लेनी है, हमारे तो लाखों की तादाद में ये इंश्योरेंस का ही काम है, ये कस्टमर्स हैं। अब किसी का ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है, किसी का ईयर एंड 30 जून को होता है, किसी का 30 सितंबर को होता है, किसी का 31 अक्टूबर को होता है, किसी का 31 मार्च को होता है। अब अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से इंश्योरेंस की पॉलिसियां लेके मुझसे जाने लग गया तो फिर मैं कमाई कर ली, फिर तो मैं सिर्फ ये कैलकुलेशन ही करता रहूँगा कि कितना इनकम है ना उसकी, कि कितना एडवांस है, कितना रिसीवेबल है। तो देखो सियाने बनो, ये 3 महीने के पैसे अलग दे दो। ये कहानी सुनाना ज़रूरी थी आपको, जो हुआ पड़ा है। 3 महीने के पैसे अभी दे दो फिलहाल, ठीक है। कौन से 3 महीने? जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। ये 3 महीने के पैसे, अज्यूमिंग ये 3 महीने के पैसे बनते हैं 20 रुपये। उन्होंने कहा ये 20 रुपये तो अभी दे दो, ठीक है, और 3 महीने की आपको इंश्योरेंस दे देते हैं हम, 3 महीने की इंश्योरेंस दे देते हैं हम, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। इस तरह मैं ऐसे अलग कर रहा हूँ, वैसे ठीक है, ऐसे ही वैसे आपको समझाने के लिए, वरना ज़रूरत नहीं थी। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, डेट तो नहीं गिवन, अज्यूम कर रहा हूँ 1 जनवरी 2008 पे एंट्री की। ये 3 महीने की इंश्योरेंस उन्होंने ली हमसे, ठीक है, और काम चला लिया। वैसे बनता कितना है 20/3? यस सर बनता है। अच्छा, और 90/12 कितना बना था? 7 पॉइंट समथिंग बना। ये फिर क्या हो गया होगा? 100 चीजें हो सकती हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम सालाना बढ़ा करता है, आपके बैंक चार्जेस जैसे बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया होगा, या चलो पहली बार फंसाने के लिए उन्होंने डिस्काउंट दे दिया होगा पहले 3 महीने पे, कुछ भी हुआ है। बहरहाल ये कहानी कुछ इसी तरह से होती है, जो छुपी हुई हुआ करती है। तो ये कहानी फिर कभी सुनानी पड़ी तो सुनाऊंगा मैं आपको। हुआ क्या, कैश 20 रुपये ले लिया उन्होंने 3 महीने की मद में। वो कैसे पता लगा? वो ऐसे पता लगा कि जो 110 है उसमें वो कह रहे हैं 90 जो हुआ है,
90 जो हमने पे किया है वो 90 पे अज्यूमिंग यकम अप्रैल को, ये अज्यूम्ड है, ये डेट्स अज्यूम्ड है, ठीक है, ये डेट मैंने अज्यूम की है, ठीक है, अज्यूमिंग वो यकम अप्रैल को पे किया और अगले साल का किया है, तो फिर 110 क्यों नजर आ रहा है? नहीं, फिर जाहिर सी बात है पहले 3 महीनों का पे किया होगा इंश्योरेंस का प्रीमियम। इंश्योरेंस वाले अपने साल को नहीं छेड़ा करते नॉर्मली, तो ये 20 तो जिन 3 महीनों से था वो 3 महीने भी गुजर गए हैं, तो इसीलिए तो आखिरी पेमेंट को पकड़ते थे और आखिरी पेमेंट की रेंज चेक करते थे और आखिरी पेमेंट की ही रेंज चेक करके उसी से ही प्रीपेड निकाला है। क्लोजिंग में कुछ पेएबल था नहीं, ओपनिंग में कोई सवाल ने बताया नहीं था, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या जाएगी? 87। अब ये एंट्री अलग की आपको समझाने के लिए, आपको अलग करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने कैश 110 लिखा होता वैसे ही लिखा रहने थे, तो कहते इस 110 में 90 में से प्री पेमेंट निकल रही है, बाकी सब जाए बाढ़ में, हमसे प्रॉफिट एंड लॉस में जाए बस, ठीक है, और सही है ना? अच्छी एडजस्टमेंट थी 14 की। 15 में तो ऐसा कोई मसला नहीं है जी, 15 में तो ऐसा कोई मसला नहीं है ना। 50 ही इंश्योरेंस एक्सपेंस है, 50 ही कैश पेड है और पता नहीं आसान सी एडजस्टमेंट नीचे वो भी हो जाएगा। बहरहाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन ओपन करें जल्दी से, थोड़ी सी गाइडेंस लें, ये लाजमी वाला होमवर्क है। अब क्या हो सकता है? और वो पास पेपर के जो IAS 16 के क्वेश्चंस हैं, कौन सी बुक में? इसी बुक में है IAS 16, दूसरे में है? चलो वो क्वेश्चन बता लो, जितने क्वेश्चन ओपन करें ज़रा, वॉल्यूम 2 अगर है तो। हैंड आउट नहीं है, जाते हुए ले जाइएगा। बुक का ये सवाल है उसमें, इसलिए ये मैंने सबको दिया है क्योंकि आपकी बुक के अंदर ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो घर पे इसको लिख लीजिएगा डेट्स को, बाकी फिर ये हैंड आउट आपके काम का नहीं है। हाँ, इतने काम का है कि इसको करते हुए एक बार गांधीशान डाल लेना, इससे फिर बुक के ऊपर फिर भी फ्रेश पड़ा होगा, ये फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल तो जी पास पेपर्स फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के जो करने वाले हैं और नहीं हुए तो बताइएगा। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया है, मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, हो गया है, मैं साथ ही बता देता हूँ, नहीं हुआ, आप लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, आपके पास बुक्स नहीं है आपके पास? चलें ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस कर लें। स्टार्ट वाले फिर किसी वक्त करेंगे। 18 और 22 होमवर्क में चल रहा है ऑलरेडी। 18 में फुली डेप्रिशिएटेड का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, 22 में तो नहीं था। चलो 18 में ना 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपके लेवल की नहीं है और वाकई नहीं, पर वो भी मैं समझा दूंगा आपको। अब डिस्कस तो मंडे को ही करेंगे, लेकिन चूंकि टेस्ट है मंडे को तो जहनी तौर पे तैयार रहना है। होमवर्क तो पूरा करना ही है। होमवर्क में पास पेपर नंबर 25 जालिम नहीं है, जालिम ही लिख रहा था मैं, जामिल ट्रेडर्स, ठीक है, ये तो करना ही करना है। और ये है रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, लेकिन रेक्टिफिकेशन और वो भी रिलेटेड है एक्रूवल्स से, अभी बताता हूँ इसमें क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पास पेपर नंबर 18 और 22 जिन्होंने किया हुआ है वो भी दोबारा कर लीजिएगा, दोनों सवालों को दोबारा कर लीजिएगा, ओके, ताकि मैं आज तेजी से डिस्कस कर सकूं उसको। उसके बाद कॉस्ट डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस आपको किसी ज़माने में होमवर्क दिए थे, वो पता नहीं किसी ने अगले दिन पूछा ही नहीं था। बहरहाल वो भी रहते हैं, तो इनफ है। ये 3 क्वेश्चंस काफ़ी हैवी क्वेश्चंस हैं। अब चूँकि आपने तैयारी करनी है, प्लीज़ तैयारी करनी है, तो आप कम से कम 2-3 सवाल तो वो लाजमी करोगे, ठीक है, जो सवाल हमने कर लिए हैं मुश्किल वाले। एक आप वो अज़फार एंड कंपनी वाला सवाल करना चाहोगे, एक उससे पहले वाला सवाल करना चाहोगे, एक MJ एंटरप्राइजेज कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे 2-3 सवाल जो मैंने आपको करवाए थे मुश्किल से, फिर स्टार ट्रेडर्स कर लोगे, तो ये 3-4 सवाल आप कर लोगे, आपकी ज़रा रिवीजन अच्छी हो जाएगी, टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाओगे, ठीक है। अब आ जाए इस सवाल के ऊपर, करना क्या था इसमें। देखिए, आपको अप्रोच समझा रहा हूँ, अप्रोच समझ लीजिए इस सवाल की, ताकि ये सवाल भी आप कर सकें, कर लेंगे इंशाल्लाह। ये तो मिटा दो ना, ये तो ऐसे ही बस उधर वाली साइड को नोट करने का टाइम नहीं दिया, ये तो नोट करना ही नहीं था, इसलिए वो नहीं मिटा रहा।
ये बुक में सॉल्यूशन मौजूद है। भाई ये चीजें ले जाओ सारी, गाड़ी में रख के जाके, लैपटॉप में जी। जामिल ट्रेडर्स कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 एंड इज मेंटेनिंग इट्स रिकॉर्ड्स अंडर कैश बेसिस। अंडरलाइन करो कैश बेसिस। कैश बेसिस सही बेसिस नहीं है हमारे हिसाब से, अकाउंटेंट्स के हिसाब से, लेकिन कैश बेसिस ऐसी भी नहीं है कि कोई आज तक कैश यूज ही ना कर रहा हो। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट्स कैश बेसिस यूज करते हैं। टैक्स को ही ले लो, टैक्स वाले कैश बेसिस यूज करते हैं। ये नहीं कहते टैक्स रिसीवेबल, कहते हैं ले आओ दो टैक्स। वो ये नहीं कहते कि हम कह रहे होते हैं अभी चलें, अभी बातें बहुत अभी छोटे हैं आप, हम प्रोविजन पढ़ाई नहीं है तो मैं बहरहाल, वो कहते हैं एक्चुअल पेड और एक्चुअल रिसीव्ड की बात करो। आपने रेंट पे कर दिया है, आपको डिडक्शन अलाउ है। अब ये टैक्स में जाके पढ़ोगे डिडक्शन अलाउ क्या होती है। आपने रेंट रिसीव कर लिया है तो उस पर टैक्स दो। ये रिसीवेबल, ये पेएबल, ये एडवांस, ये डेफर्ड, ये इसको वो क्या हमें नहीं समझ आती, साइड पे रखो। तो एक्रूअल प्री पेमेंट वो उन बच्चों ने पढ़ा हुआ है बस, जिन्होंने छुट्टी नहीं की थी, ठीक है, तो वो उन्हीं से पूछो, हमें नहीं पता। तो कैश बेसिस भी होती हैं। बहरहाल कैश बेसिस को अंडरलाइन किया आपने, इसका मतलब सुन लो। मतलब क्या है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो जब कैश पे करो, इनकम रिकॉर्ड करो जब कैश रिसीव करो, जो कि हमने पहले दिनों में गलत कह दिया था। हमने क्या कहा था, हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स डिलीवर कर दें, सर्विसेज रेंडर कर दें, कैश आ गया तो कैश डेबिट, नहीं तो डेटर। हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स रिसीव कर ले, सर्विसेज यूज अप कर लें, कैश पे हुआ तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट, ठीक है ना। तो वो है एक्रूअल बेसिस। वो क्या है, तो कैश बेसिस को अंडरलाइन करके लिखो। ये क्या मतलब, क्या इसका, ये क्या लिखवाया था अभी, हाँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो जब कैश पे करो, यूं लिखो, बल्कि जब कैश पे करो तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। दूसरा पॉइंट लिखें, जब कैश रिसीव करो तो इनकम रिकॉर्ड कर लो, जो कि हमारा बेसिक पिलर ही ला देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन। सुने, दो बताओ एंड पे, एक आखिरी क्लास जो हमारी होती है ना, उसमें थ्योरी इकट्ठी करता हूँ, 1.5 घंटे 2 घंटे जितनी भी देर की हो आखिरी क्लास, सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पे आपको बता देता हूँ कि ये पढ़ लेना बस काफ़ी है, काम हो जाएगा। उसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें तो टूट कर पड़ी हुई होती हैं। हमने एक रूल जैसे पढ़ा, ये भी एक कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कल परसों जब शुरू करेंगे हम डेटर, ये इसका बैड और डाउटफुल डेट, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। अब वो मुख्तलिफ जगहों पे पढ़े होते हैं तो मैं वहीं पे पढ़ाता जाता हूँ। मैचिंग एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एंड में बताऊंगा, गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट है, वो एंड पे ही पढ़ाना है। कुछ ऐसे होते हैं जो उसी दिन आखिरी दिन पढ़ाता हूँ। गोइंग कंसर्न भी एक कॉन्सेप्ट है, और वो और एक्रूअल बेसिस, ये दो बेसिक पिलर्स हैं जिन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खड़ी हैं। तो हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। बहरहाल वो कर रहे हैं कैश बेसिस यूज, तो मतलब वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जब पेमेंट कर देते हैं, अरे इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं जब कैश रिसीव करते हैं। चाहे अगले 10 साल का कैश आज रिसीव कर लें, उन्होंने आज ही इनकम रिकॉर्ड की होगी। शायद अगर अगले 10 साल का कोई एक्सपेंस पे कर दें, उन्होंने एक्सपेंस आज ही रिकॉर्ड किया होना। कैश बेसिस का मतलब तो यही है। एक्रूअल बेसिस पे जाएंगे तो एंड पे देखेंगे ना रेंज वगैरह, ओके, सही है ना। ये तो पता लग गया हमें कि जामिल यूज कर रहे हैं जिन्होंने बिजनेस ही 1 जनवरी 16 को शुरू किया है। एक तो मसला ये है, 1 जनवरी 16 को बिजनेस शुरू किया और कैश बेसिस पर ये रिकॉर्डिंग है। और गौर करो तो ये जनवरी और फरवरी की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, और वो कहता है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। अंडरलाइन करो एडजस्टिंग एंट्रीज। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग रहा है कि वो जो BRS के टॉपिक में एडजस्टिंग एंट्रीज का लफ्ज आता था उसका मतलब क्या था, लेकिन अभी भी वहां पे नहीं जा रहे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन, प्योर रेक्टिफिकेशन का टॉपिक भी आना है। इनकी रिलेटेड रेक्टिफिकेशन तो साथ पढ़ाता जा रहा हूँ ना, प्योर भी थोड़ा सा 2 दिन लगाएंगे। उसमें सिर्फ क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, सस्पेंस अकाउंट है, एरर की टाइप्स हैं, उनको सही करना है। तो जब वो पढ़ लूंगा तो फिर आप उन सवालों को भी सही करने के काबिल हो जाएंगे जो हम छोड़ के आए थे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। बहरहाल एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब अंडरलाइन करें एडजस्टिंग एंट्रीज को। एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जिनको आप क्या कहते थे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ओके। जी, एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब रेक्टिफाइंग, ओके। अच्छा जी, अब उन्होंने कैश बेसिस यूज की हुई हैं। एक ट्रांजैक्शन कराऊंगा
बाकी खप के मर के जो मर्जी कर लेना, बस सवाल करके आना और सोल्यूशन नहीं देखना। पहले एक बार अपनी तरफ से ऐसे चवले मारी हो चाहे बेशक, ये डिलीट कर देना भाई। और भाई साहब इधर आ जाए, भाई साहब प्लीज़ प्लीज़ काइंडली ज़रा ध्यान रखा करें, आप दोनों ही पता नहीं कहाँ को जाते हैं, ठीक है, प्लीज़ ज़रा ध्यान रखा करें। 2-3 बार तो मैं बुलाता हूँ, प्लीज़। ओके, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ वो नहीं, वो शुक्र है उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं तो वो बोल ही रहा था, बोला जो आपको आवाज़ आई है, कोई और बोल रहा था, ये बोला था, कुछ चीज़ बोला। ओके सुने, आपने अपनी तरह से बस गड़बड़ कर दी, गलत सलत कुछ भी करके एक बार सवाल को कंक्लूड करना है, क्योंकि रास्ते पे अब मैं डाल रहा हूं ना कि करना कुछ इस तरह से है, वो अर्ज किया है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो वो अर्ज कर रहा हूं कुछ इस ओरिजिनल व रॉन्ग और रेक्टिफाई। अब मसला ये है, आई के अपने सोल्यूशन में सिर्फ ये दी हुई थी, हम ये भी करेंगे, नहीं होंगी सोल्यूशन में गिवन तो मैं इंशाल्लाह मंडे को करवा दूंगा, लेकिन उम्मीद है क्विकली हो जाएगा ये काम। बहरहाल ओरिजिनल पता नहीं क्या उन्होंने जो किया हुआ है, वो रॉन्ग के साथ मैंने क्या लिखवाया था, ये हो चुका है, ठीक है, ओके, और ये होना चाहिए था। अच्छा एंट्रीज ना नहीं करते, एक और तरीका भी मुझे अभी अभी बस ऐसे ही आप लोगों को समझाने की बरकत से मुझे एक बात और आइडिया हुआ है, जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये हो चुका है चेक करते हैं, एक नई चीज, बिल्कुल यकीन मानो मेरे घर से सोच के नहीं आता, अभी अभी ज़हन में आई, सुनो, बड़े काम की हो सकता है आपका 1 मिनट में सवाल हो जाए, सुनो, अल्लाह करे। 8 जनवरी 16 को क्या हो चुका है, 1 year's ऑफिस रेंट वॉज पेड इन एडवांस अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन। अब 1.2 मिलियन को थाउजेंड्स में कर लें, जरा थोड़ी सी फिगर आ जाए, 1.2 ही रहने दें, 1.2 ही रहने दें। बहरहाल रॉन्ग क्या हुआ है इधर देखो, हाँ रेंट वॉज पेड, और वो कहते हैं जी कैश बेसिस पे है, तो उन्होंने तो फिर एंट्री की होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 1.2 मिलियन, 12 लाख है, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री भी कल मैं बनवा दूंगा, आपने भला क्या करना है, आपने रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पास करनी, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने वाला लेजर बनाना है। ये पहली बार मुझे आज यकीन मानो जिंदगी पहली बार ये बात करने को, पहले चेक कर लें सही भी होता है या नहीं। रेंट एक्सपेंस ओपनिंग में प्रीपेड है, पेएबल है, अभी अभी आमद हुई है, आमद भी हो जाती है कभी कभी प्रस्ताव जी। ओके सुनो, ये हो सकता है सही हो जाए और बहुत काम की चीज़ होगी, फिर सुनो, नहीं सही हुआ तो मैं कहूँगा सॉरी, कोई नहीं, आई एम सॉरी, मैं समझाने के लिए था, आई एम सॉरी, ठीक है। ओके, ओपनिंग कुछ हो नहीं सकता, बिजनेस अभी अभी शुरू किया है, ओपनिंग कुछ हो नहीं सकता, और ये क्या है, पेड, ये क्या है, पेड, बोलो पेड की एंट्री, हाँ कैश 1.2 ये हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमने तो स्टेप 2 इसको कह दिया और हमने कहा हम तो क्लोजिंग डेट पर एक्रूअल प्रीपेमेंट चेक करेंगे, ठीक है। अब उसने कहा है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज टू एनेबल ZT टू फाइनलाइज इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये ना कहना लो जी पूरे साल की पेमेंट थी पूरे साल में आ गई, और भाई वो कह रहा है मंथली की बात करो, कितने बच्चों ने सवाल में मंथली पढ़ लिया था कम से कम, चलो शुक्र है, कितनों ने मंथली नहीं पढ़ा था, तो कैसे साल के हैं, 8-10 हैं माशाल्लाह, हाथ खड़े हुए हैं, गुड, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। अब इधर देखें, ये है जनवरी, यकम जनवरी 16, 31 दिसंबर 16, यहाँ पर कोई पेमेंट हुई है और वो पेमेंट है 1.2 मिलियन की। अब इसको पकड़ लिया, एक ही तो पेमेंट हुई है और इसकी रेंज चेक की हमने, अकाउंट्स यहाँ 31 जनवरी को अकाउंट्स बनाने, तो उसकी रेंज चेक की तो कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, वो सर्दियां आ गई, ठीक है। ये अच्छा यार, ये लो यार, अब एक और आ जाए, ठीक है। ये इतनी ज्यादा रेंज है इसकी, तो हमने क्या कहा भाईजान ऐसा नहीं हो सकता, ये तो क्लोजिंग में
पेबल है, क्लोजिंग में प्रीपेड है, क्लोजिंग में प्रीपेड है, तो क्लोजिंग में प्रीपेड है तो 1.2 है, कितना 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 एनुअल है, इंटू 11, आंसर 1.1। ठीक हो गया, 1.1। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी कितना 0.1। अब जो उसने रेक्टिफाइंग एंट्री मांगी है ना, इत्तफाक से वो ये पड़ी है। अब वो कैसे इसको रेक्टिफाइंग एंट्री कह रहा है और क्यों मैंने इसको एंट्री का नाम नहीं दिया था, 100 वजूहात होती हैं उस्ताद के जहन के अंदर। फिलहाल कुछ चीज़ याद करवानी होती है। ज़रा ये एंट्री ऐसे बोलना जैसे डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर की एंट्री बोलते थे। रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है, रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, और प्रीपेड इसके बदले में क्या हो रहा है, डेबिट। इसका मतलब इसकी एंट्री बनती है क्लोजिंग प्रीपेड डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1. जरा सोल्यूशन पे ऐसे चाहती मारो कोई एक बच्चा, जिक्र बाकी सब जिक्र करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह मदद फरमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रेक्टिफाइंग, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सेस, देखें आप लोगों का ही कमाल है, क्योंकि हाँ ऐसी ऑडियंस थी तो मेरे जहन में ये बात आई, वरना मैं आइंदा पहले तो बड़े मुश्किल तरीके से ये सवाल करवाया करता था। तो अब आपने क्या करना है, लो जी काम ही हो गया तो सवाल हो गया। आपने हर एडजस्टमेंट में अपना अकाउंट बनाना है। उन्होंने पेमेंट ऐसे समझो ट्रायल दिया हुआ है, क्लोजिंग में प्रीपेड है तो एंट्री करोगे रेंट का अकाउंट क्रेडिट और वो डेबिट, क्लोजिंग में पेएबल आता तो एंट्री होती रेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। करके देखना, सवाल बिल्कुल सही है। अल्लाह हाफिज, हो गया, सवाल भी हो गया। बैठ डाउन।